डॉक्टर इरफान है जिनके बहुत ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बयान दिया है जो तरबूज है उनको इंजेक्शंस लगते हैं। आपके ख्याल में कि क्या इस तरह का बयान जिससे किसानों की बहुत बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है? इस वाले मामले पर उन्होंने कोई तहकीक ज्यादा नहीं की कि तरबूज के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि लाल सुरख होना चाहिए। लाल सुरख तब होगा कि जब वो प्रॉपर पका हुआ होगा, सही अपने जोबन पे होगा, जब बिल्कुल। उस वक्त लाल होगा। जिसकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन है, तो वो उसको सुई मार के उसकी शेल्फ लाइफ कम करके तो 4 से 5 घंटे कर दे। अपना नुकसान अपना नुकसान क्यों करेगा कोई? इंजेक्शन लगाना है उसने, तो उसने रंग ने इस तरबूज पे भी, इस छिलके पे भी असर डालना है। तो कभी आपने ऐसा तरबूज खाया है कि जिसके छिलके भी लाल हो? हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे हम किसी की रोजी पर लात मार दें। तो उनके पास अगर ये तरबूज की फसल थी तो उसके साथ इस तरह की बात करके हमने उनके साथ कितना जुल्म किया। वो लोग डरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अफान साहब पे ट्रस्ट करते हैं। क्या तरबूज के अलावा किसी और फल को लगता है इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन जो है खरबूजे और गर्मे को लगा। वो फल फरोश के शर्तिया मीठे ने पाई जी साढ़े को। तो शर्तिया मीठे उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर उसने खुद मीठे किए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरूसा खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब और इनसे हम आज बात करेंगे तरबूज के मामले पे। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया आपने लेकिन बहुत शुक्रिया। आजकल आपको पता है कि बहुत ज्यादा ये इशू ऐसा चल रहा है तरबूज वाला कि लोगों में खौफ और रास फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं। हाँ, तो ये बड़ा आपने टाइमली कवर कर लिया। एड्रेस किया। अच्छा, वैसे तो हम हर साल ही जब भी गर्मियाँ आती हैं तो हम सुनते हैं कि तरबूज जो है वो मार्केट में आ रहा है, तो जब भी लाल तरबूज निकला है तो हम कहते हैं इसको इंजेक्शन लगा है, और जब वो लाल ना निकले तो हम कहते हैं इसको इंजेक्शन नहीं लगा। तो अभी इस दफ़ा जो है ये टॉपिक ज़्यादा इस वजह से भी उजागर हुआ है कि डॉक्टर इरफान है जिनके बहुत ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो तरबूज है उनको इंजेक्शंस लगते हैं। तो आपके ख्याल में कि क्या इतने मिलियंस वाले बंदे को ये बयान देना चाहिए, इस तरह का बयान जिससे किसानों की बहुत बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है? देखिए अरूसा, सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने हमारे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे ना, इसका मतलब ये है कि उतने ज्यादा लोग हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और उतनी हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना है, बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चली गई कि जो ऑथेंटिक ना हुई, मुस्तनद ना हुई, तो इसका मतलब ये है कि हम तो बहुत से लोगों की जिंदगियों के साथ खेल जाएंगे, उनके रोजगार के को तबाह कर देंगे। तो हमें और ज्यादा मुताब होना चाहिए। डॉक्टर साहब जो हैं, हम जाहिर है उनके बड़े फैन हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन बात यह है कि इस वाले मामले पर उन्होंने कोई तहकीक ज्यादा नहीं की। क्योंकि आप इस तरबूज वाली जरा सप्लाई चेन को जरा समझे, सिस्टम को समझे कि तरबूज के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि लाल सुरख होना चाहिए। और लाल सुरख तब होगा कि जब वो प्रॉपर पका हुआ होगा, सही अपने जोबन पे होगा, जब उस वक्त लाल होगा। अगर उससे उम्र थोड़ी ज्यादा होगी तो गलना शुरू हो जाएगा, उससे थोड़ा कम होएगा तो फिर वो उसमें सुर्खी कम होएगी, सफेद निकलेगा। तो इसलिए सही पका हुआ होना चाहिए। अब ये इसको चूंकि जो है 3 से 4 दिन लगते हैं खेत से लेकर हम तक पहुंचने के लिए। एक दिन तोड़ना है, उन्होंने गाड़ी लोड करनी है, ट्रक लोड करना है, एक दिन ट्रांजिशन पे लगना है, उसके बाद मंडी आया, फिर रिटेलर के पास आया, रिटेलर के पास भी उसने 1-2 दिन स्टे करना है। तो अब अगर बिल्कुल पका हुआ खेत से उतारेंगे तो वो तो जब तक 4 दिन में हमारे पास पहुंचेगा तो वो तो गल चुका होगा। तो इसलिए उससे 1 दर्जा पहले उसे उतारा जाता है। अच्छा, बिल्कुल मुकम्मल पकने से 1 दर्जा पहले उसे उतार के तो ट्रक में लोड करके भेजा जाता है, ताकि इस हीट में, इस हिद्दत में वो अपने कुदरती अमल के जरिए पके और लाल सुरख हो जाए। अब अगर वो उसको उस दौरान को ठेस पहुंच जाए, क्योंकि नॉर्मली इतना वजन होता है 8-10 किलो का, 6 किलो का, 10 किलो का, तो अब वो अगर उस पर कहीं दबाव आ जाए, तो आपने देखा कि तरबूज आप काटेंगी तो उसमें से गला हुआ निकलेगा। हम कहते हैं कि इसको इंजेक्शन लगा, ये गल गया। अच्छा, अब वो जो दबा हुआ होता है, उस दबाव में वहां पे ये नहीं होता कि उस दबाव में उसने पंचर नहीं हुआ हुआ, अभी उसको कोई कट नहीं लगा हुआ,
एयर टाइट है मुकम्मल, ठीक लेकिन है। उसके बावजूद अंदर से वो गर्म है। तो अगर उसको वहां पे इंजेक्शन लगा दिया जाए, पंक्चर कर दिया जाए, तो उसका गलने सड़ने का अमल बहुत तेज हो जाएगा और वो अगले 4 से 5 घंटों में वो गल जाएगा, वहां से खराब होना शुरू हो जाएगा। तो वो फार्मर जिसकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन है, तो वो उसको सुई मार के उसकी शेल्फ लाइफ कम करके तो 4 से 5 घंटे कर दे, अपना नुकसान क्यों करेगा कोई? इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे उस मरहले पे नहीं होता। अच्छा। ठीक, उसके बाद आ जाए अगर रिटेलर के पास आ गए, उस फल फरोश के पास, वहां पे अगर किसी ने उसको इंजेक्शन लगाना है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा तरबूज है, क्या तरबूज के अंदर कोई कंप्यूटर फिट है, कोई ऐसी उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है, कोई ऐसा उसके अंदर कोई ऐप इंस्टॉल्ड है कि जो उसको ये कहे कि जी ये तरबूज का ये जो छिलका इतना मोटा है, ठीक, कि तूने इस तक जो है नहीं रंग पहुंचाना, सिर्फ अंदर वाले गुद्दे तक महदूद रहना है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या उसे इस तरह पाबंद किया जा सकता है तरबूज को? नहीं किया जा सकता। तो जब इंजेक्शन लगाना है उसने, तो उसने रंग नहीं, इस तरबूज पे भी, इस छिलके पे भी असर डालना है। तो कभी आपने ऐसा तरबूज खाया है कि जिसके छिलके भी लाल हो? कभी नहीं खाया। तो इसका मतलब यह है कि आपने कभी रंग वाला तरबूज नहीं खाया, आपने हमेशा बिल्कुल ठीक वाला खाया। तो क्या वाकई तरबूज को इंजेक्शन लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। अगर हमारे यहाँ पे आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं आपके भी, तो यहाँ जो लोग देख रहे हैं वो आके कमेंट में बताएं हाँ कि क्या उन्होंने कभी ऐसा तरबूज खाया कि जिसके छिलके भी लाल थे। क्योंकि जब इंजेक्शन लगना है तो फिर उसके बाद उसने इधर उधर फैलना है। अच्छा। रंग ने, तो वो छिलके उसके जो है हमेशा सफेद होते हैं, जब रंग लगेगा तो वो भी लाल हो जाएंगे, तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए खुदारा हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे हम किसी की रोजी पर लात मार दें। देखिए अरूसा, आपका ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से, ठीक, तो वहां पे इस वक्त किसान पहले ही रो रहा है, उनकी गंदम जो है आधी कीमत पे भी नहीं बिक रही है, लोग परेशान हैं। तो उनके पास अगर ये तरबूज की फसल थी, तो उसके साथ इस तरह की बात करके हमने उनके साथ कितना जुल्म किया। उनकी तो ये क्रॉप जो थी, जो कैश क्रॉप थी, वो तो इस वक्त टके टोकरी हो गई। लोग यहाँ पे फल फरोश के पास जाते हैं और उससे तरबूज नहीं खरीद रहे हैं, वो लोग डरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अफान साहब पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छा, क्या तरबूज के अलावा किसी और फल को लगता है इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन जो है खरबूजे और गरमे को लगाते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब उसमें तरबूज के लिए हमारी जो शर्त होती है, हमारी जो ख्वाहिश होती है कि तरबूज लाल सुर्ख होना चाहिए, लेकिन मीठे की इतनी दिल हमारा जरूर करता है कि मीठा भी हो, लाल सुर्ख और मीठा भी हो, लेकिन अगर वो उसमें उतनी मिठास नहीं भी है ना, लेकिन लाल है, सही पका हुआ, तो हमारे लिए वो काबिल कबूल होता है। लेकिन खरबूजा हम फीका नहीं खाना चाहते, गर्मा हम फीका नहीं खाना चाहते, और वो वहां पे ये कहता है वो फल फरोश के शर्तिया मीठे ने पाई जी साढ़े को, तो शर्तिया मीठे उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर उसने खुद मीठे किए में, अदरवाइज तो बंद खरबूजे को या गर्मे को बाहर से कैसे सूंघ के बता सकता है कि ये मीठा है। उसमें उसकी निशानी आपको मैं बता देता हूँ। अब जो खरबूजा या गर्मा है, उसका जो छिलका है, उसका और अंदर गूदे का रंग एक जैसा होता है। जैसे तरबूज का छिलका अगर आधा इंच मोटा है, तो वो व्हाइट है और अंदर गूदा लाल है, छिलके की अंदरूनी साइड व्हाइट है ना, तो खरबूजे और गर्मे की अंदरूनी साइड भी व्हाइट है और गूदा भी व्हाइट है। वहां पे उसको कलर वाला इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उसको लगाया जाता है स्क्रीन का टीका, आर्टिफिशियल स्वीटनर, और वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। वो लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपने कई बार खरबूजा खाया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो एक साइड से मीठा है, एक साइड से फीका है, और जिस साइड से मिठास ज्यादा है उस साइड पे वो गल भी रहा है, क्योंकि गलना उसने है और बड़ी तेजी से गलना है, तो इसलिए उस साइड पे नरम होगा, गला हुआ होगा, और वहां पे मिठास भी ज्यादा होगी, कंडेंसेशन होगी, तो इसलिए उसको जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं लगाया जाता। इसको नहीं लगाया जाता, इसलिए बेफिक्र हो गए तरबूज खाएं।
जो किसान अभी सड़कों पे आए हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो किसान सड़कों पे आए हुए हैं उनके साथ तो हुकूमत ने जुल्म किया। अच्छा। अब ये देखें कि उनसे 3900 रुपए का वादा किया आपने कि गंदम खरीदेंगे, उनको जो आप इनपुट्स देते हैं, वो खाद की सूरत में, वो स्प्रे की सूरत में, वो बीज की सूरत में, वो बिजली की सूरत में जिससे ट्यूबवेल चलना है, वो उस डीजल की सूरत में जो ट्रैक्टर में डालना है, वो सारा कुछ आप अपनी मनमानी कीमत पे उसे मुहैया करते हैं। लेकिन उसे आप मजबूर करते हैं कि जो तूने हमें क्रॉप बेचनी है उसकी कीमत हम मुकर्रर करेंगे, जो उसको देनी है उस पे तो वो चाहे लागत उसकी बढ़ती रहे, उसकी इन्हें परवाह नहीं है हुकूमत को। ज़बानी कलामी बयानात की हद तक तो है, अमली नहीं है। किसान के साथ जुल्म ये करते हैं कि उसको ब्लैक में खाद मिलती है, वो मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा महंगी डीएपी लेता है, यूरिया लेता है, बिजली आए दिन बढ़ाए जाते हैं, सोलर पे एक ड्रामेबाजी शुरू कर दिया, अगर सोलर ट्यूबवेल है तो अब उस पर भी टैक्स लग रहे हैं, तो उसको इनपुट तो आप महंगी तरीन दे रहे हैं और उसे मजबूर कर रहे हैं कि आप कंट्रोल प्राइस पे दें, और ऊपर से जुल्म ये है कि आप कंट्रोल प्राइस पे भी उससे नहीं खरीद रहे। 3900 रुपए रेट था, कोई बेचारा 3000 पे बेच रहा है, कोई 2700 पे बेच रहा है, कोई 2500 पे बेच रहा है, तो इस तरह जुल्म उसके साथ कर रहे हैं। तो आज उससे आपने जो जुल्म किया है इसका जवाब आपको अगले साल मिलेगा। जब इस किसान ने गंदम ना लगाई तो आपको महंगी तरीन गंदम जो है आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर ये वही वाली ब्यूरोक्रेसी जो है फिर माल कमाएगी जिसने इस दफा भी कमाया है। इन्हीं के भाई जो है वहां उन मिनिस्ट्रियों में बैठे होंगे, फिर इंपोर्ट करके उसमें कमीशनें खा रहे होंगे। अगर हमने बाहर से मंगवाना तो फिर हम ज़राई मुल्क किस लिहाज से? हम बस ज़राई मुल्क इस लिहाज से है कि यहाँ पे हमने अपने जो हमारे फार्मर है, किसान है, उनका हमने ख्याल नहीं करना। हालांकि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम ना उनको साथ मिल के पॉलिसीज नहीं बनाते, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं, उनको बचाते नहीं है मरने से। अगर हम उनको मरने से नहीं बचाएंगे तो कल को वो हमारे लिए पैदा नहीं करेंगे, फिर हम तरसेंगे, एक एक रोटी को, एक एक दाने को खुदा ना खास्ता तरसेंगे। अच्छा, जो कि तरबूज एक बड़ा रीजनेबल प्राइस पे जो मिलता है फल है, लेकिन अब ये जो इंजेक्शंस वाले मामले पे और ये सारा है, तो इससे जो बेचने वाला है वो तो मुतासिर हो ही रहा है, जो खरीदने वाला है वो भी इसका बायकॉट कर रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये देखें ना, यही तो हो रहा है कि खरीदने वाले को आपने डरा दिया, उसने खरीदारी कम कर दी। बहुत से लोग इस डर से नहीं खाते कि यार खुदा ना खास्ता इससे कैंसर ना हो जाए, इससे हम में हैजा ना हो जाए, इससे मुख्तलिफ बीमारियां ना फैल जाए, तो उन्होंने इसकी खरीदारी कम की। क्रॉप तो उतनी आ गई, अब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो ये फल की लाइफ तो 3-4 दिन है। हाँ, ये तो उसके बाद तो इसने गलना है, जाया होना है, तो किसानों को वो कीमत नहीं मिल रही। ये पूरी चेन मुतासर हो रही है। हम इस शदीद गर्मी में एक बेहतरीन फल से महरूम हो रहे हैं। जो लोग लाइल्मी में, या जो लोग इस बात पे एतबार कर रहे हैं कि ये टीके वाला है, तो वो तो एक अच्छे फल से और इकोनॉमिकल जो अफोर्डेबल है उससे महरूम हो रहे हैं, उसकी अफादियत से। और दूसरी तरफ जो किसान है वो अपनी उसकी सही कीमत से महरूम है। तो आपने तो इस पूरे ये टीका जो है तरबूज को नहीं लगाया, आपने इस इकोनॉमी को लगा दिया। प्रोसेस फूड के बारे में क्या कहेंगे? प्रोसेस फूड एक बहुत वसी टर्म है, उसमें खास किसके बारे में जानना चाहती है? अच्छा, क्योंकि बहुत सारी फूड ऐसी है जो प्रोसेस होती है, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं जंक फूड की बात कर रही हूँ। देखिए, जंक फूड में हमारे ज्यादातर आ जाती है हमारे बर्गर्स, हमारे शवारमे, ठीक, और हमारे फास्ट फूड की आइटम्स इस तरह की है, ये जंक फूड में हमारी मोस्टली आती है। इनमें से आप किसके बारे में पूछना चाहती, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चे हैं, हम मतलब जब हम अपनी एज को देखें, जब हम बच्चे थे तो हमें बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हम शवारमे तक पहुंच पाते थे। अब के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही जो उनको लगा दिया जाता है, उनको प्रोसेस फूड पे, उनको नगेट्स पे लगा दिया जाता है, उनको हम ब्रांड नाम तो नहीं लेंगे लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर और इन सारी चीज़ों, तो इससे बच्चों की सेहत पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और प्रोसेस फूड हमारी अपनी सेहत के लिए कितना खतरनाक है? उसमें अरूसा ये है कि सबसे इसमें जो बड़ा जुल्म है ना, ये हमारी इन बच्चों की माएँ कर रही है। अच्छा, वो माएँ ऐसी कर रही हैं कि आसान है कि बना बनाया ले आए, बच्चों को खिला दे। माएँ मेहनत करने से कतरा रही हैं। पहले हमारी माएँ जो थी वो तो ना गर्मी देखती थी ना सर्दी देखती थी, और हर चीज हमें घर की बनी हुई मिलती थी,
और बेहतरीन किस्म की, क्योंकि माँ ने तो पूरी एहतियात से बनाना है, उसमें तो कोई ऐसे मुज़र्रिस से अज्जा शामिल नहीं है, उसमें तो कोई बाजारी ऐसी कोई गैर मियारी चीज़ें शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारी सेहतें भी अच्छी हैं, हम मोटापे का भी उस तरह शिकार नहीं है। अब जिन बच्चों को सिर्फ ये वाली चीज़ें बाजारी दी जाएंगी, उसमें जायका तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वो अफादियत नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे सब्जियां खाने से महरूम हैं, हमारे बच्चे फ्रेश फ्रूट खाने से दूर हैं, और वो ऐसी अशिया खा रहे हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर जो बाजारी हैं, जिसमें उनको उनकी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अब देखिए कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे मोटापे का शिकार हैं, आज वो स्पोर्ट्स से दूर हैं, और फिर उसकी वजह से उनको जो मुख्तलिफ, यानी आप अंदाजा लगाएं कि 22-22, 24-24 साल के बच्चों को अगर हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसके पीछे ये जंक फूड है, जिसमें फैट्स की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसमें तली हुई ऐसी अशिया है जिसमें गैर मियारी तेल है। तो ये जुल्म हो रहा है उनके साथ। ठीक है, किर्गिज़स्तान वाले मामले पे आ जाते हैं। माशाल्लाह से आप तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं वहाँ का। वहाँ पे जो अभी स्टूडेंट्स के साथ वाक़या हुआ है, वो वाक़या हुआ कैसे है, उसका पस मंज़र क्या है? रूसा, उसमें ये हुआ कि कुछ मिस्री स्टूडेंट्स थे, कहीं खाने पे गए हुए हैं किसी बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ जो लोकल है किर्गिज़स्तानी, उनके साथ किसी बात पे बहस हुई है। ठीक है। सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद गजा के मामले पर हुई है। तो अब उससे उनकी वो बात बहस बढ़ते बढ़ते तलख कलामी तक गई है, हाथापाई हुई है, और उसका उन्होंने, वो जो लोकल्स थे, उन्होंने उन मिस्रियों का पीछा किया कि ये ठहरे कहाँ हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद अपने ज्यादा साथियों के साथ उनके उस हॉस्टल पे हमला किया। हॉस्टल पे हमला हुआ और वहां पे फिर लड़ाई हुई है। अब वो जो लड़ाई थी उसकी लोकल्स ने जो फुटेज बनाई, क्योंकि अब जाहिर लड़ाई होती है, हर एक के पास तो अब मोबाइल है, फुटेज बनी, उस फुटेज को उन्होंने बहुत ज्यादा वो वहां पे वायरल हुई है, जिसकी वजह से गम गुस्सा फैला और हजूम इकट्ठा हो गया। और उन्होंने जो ओवरसीज किर्गिज़स्तानी से वहां पे जो मुख्तलिफ ममालिक से स्टूडेंट्स हैं, उनकी इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार है ये ओवरसीज स्टूडेंट्स पर, जिसकी वजह से उनको काफी सपोर्ट मिलती है। और उनके अलग-अलग हॉस्टल्स हैं कि कहीं पे अरबियों के हैं, कहीं पर अफ्रीकियों के हैं, कहीं बंगालियों के हैं, कहीं इंडियंस के हैं, कहीं पाकिस्तानियों के हैं। अब उन्होंने हॉस्टल्स पर हमला किया और उसमें नहीं देखा कि ये किनका है, और पुलिस के आने से पहले पहले वहां पे तसादम शिद्दत इख्तियार कर गया। ठीक है। लेकिन उसके बाद उधर की फौज एक्टिव हुई है, उधर की पुलिस एक्टिव हुई है, फिर उन्होंने यहाँ तक हो गया कि सिर्फ वो महदूद हो गए सिर्फ अरबियों तक, अच्छा, या मिस्रियों तक। उन्होंने ये किया कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे उनको उन्होंने शुरू में जब उन्हें पता चला कि ये वो वाले नहीं है, तो लोग वापस भी हुए हैं, और उसकी वजह से मामला फिर बाद में कंट्रोल भी हो गए हैं। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं ना कि खुदा ना खास्ता वहां पे जो हमारी बेटियां गई हुई हैं, बहनें गई हैं, उनकी किसी की असमत दरी हुई है, ऐसा कोई वाकया नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, कोई मर्डर भी नहीं हुआ, कोई जख्मी जरूर हुए, चोटें लगी हैं, लेकिन ना ही कोई बंदा मरा है, ना ही कोई स्टूडेंट मरा है, ना ही है। अब ये पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट हो गई, क्योंकि इसके लिए कोई ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं था। ये वाकयात हुए जरूर, लेकिन उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान भी एक्टिव हुई। इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट वहाँ पे डरे हुए हैं, घर वाले परेशान हैं, जो वापस आना चाहते हैं, उनको वापस लाया जाए। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की इंतजामिया है, जैसे हमारे भी वहाँ पे कई दोस्त हैं, जैसे डॉक्टर इमरान नज़ीर है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, मेडिकल स्टूडेंट्स को वो एजुकेट करते हैं। वहाँ पे उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ की अच्छी रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी है, साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, और वो वहाँ पे उनको तालीम दे रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे जिनके एडमिशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास लिमिटेड सीट है, तो उनके पास अगर यहाँ मौके नहीं है और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जाते हैं वहाँ पे। उनके पास इंडिया से भी आते हैं, उनके पास बांग्लादेश और श्रीलंका से भी आते हैं, तो वहां पे उनको अच्छी तालीम दी जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो पीएमडीसी के साथ भी वो एफिलिएटेड है, रिकग्नाइज्ड है, तो वहां पे उन्होंने भी अपने तौर पे डॉक्टर इमरान नज़ीर साहब ने, जो उनकी इंतजामिया थी, जो उनके हॉस्टल पे भी कुछ लोग आए थे, अच्छा, उन्होंने उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, उन लोगों को रेस्क्यू भी किया और मामला किए, क्योंकि ये इतना अचानक हुआ कि इससे पहले कि वहाँ की लोकल अथॉरिटी संभलती, तो इन लोगों ने भी अपने तौर पे जो जो मेजर्स दे सकते थे वो लिए हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि खौफ और रास ज्यादा फैल गया, पैनिक सिचुएशन हो गई, तो जो वापस आना चाहते थे स्टूडेंट वापस आए भी हैं, लेकिन इस वक्त मामला कंट्रोल में है।
कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, एम्बेसी वहाँ पे काम कर रही है, बच्चों के साथ राब्ते में है। मेरे से भी कई लोगों ने राब्ता किया जो मेरे उधर दोस्त थे, ठीक मैंने है। उनसे बात की, उनके पेरेंट्स से भी उनकी बात हुई है, तो वो भी इस वक्त हौसले में है। ठीक है। आपने कहा मिस्रियों से ये वाक़या शुरू हुआ, फिर अरबी भी इसमें थे, इंडियंस भी थे, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हाइलाइट क्यों हुए? असल में ना हमने यहाँ पे उसको हाईलाइट ज्यादा कर दिया। अच्छा। अब फिर वही को व्यूज लेने का ही चक्कर था। सनसनी बिकती है यहाँ, हाँ, ये अच्छा। वजह है, और कुछ नहीं। तो हुकूमत ने इस पे क्या एक्शन लिए? हुकूमत ने देखें कि फौरी तौर पे उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा, ठीक है। उन्होंने अमीर मुकाम साहब को भेजा, वहाँ पे एम्बेसी को एक्टिव किया। उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स वापस आना चाहते थे उनको वापस बुलाया गया, या मोहसिन नकवी साहब ने उनको एयरपोर्ट पे खुद रिसीव किया, उनसे पूछा कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई है तो हमें बताएं, हम वहाँ पे मजीद करें। तो उन सारों से बात हुई, तो लोग ओवरऑल उस पैनिक सिचुएशन में से निकल आए और वहाँ पे इस वक्त अमन अमान है, हालात काबू में। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।